नमस्कार, मैं रामजी यादव। आप देख रहे हैं गांव के लोग। मित्रों, सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए फिलहाल। माइक म्यूट कर दीजिए। नमस्कार, मैं रामजी यादव। आप देख रहे हैं गांव के लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम तरह की जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। और पहले धार्मिक उन्माद फैलाने की बात शुरू हुई, फिर उसके बाद मंदिर का मुद्दा आया, फिर और दूसरी चीजें, फिर अभी दल बदल का मामला चल रहा है। लेकिन जनता का जो वास्तविक मुद्दा है, जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनसे अभी पार्टियों का कोई नाता नहीं है। और सत्ताधारी पार्टी तो अपने विकास के कार्यों का इतना गुणगान कर रही है कि उसके पास हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं हैं जो उसने लागू किया। और तमाम सारा जो है, आप देखिए कि उसके बरक्स कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई, शिक्षा की व्यवस्था को आप देख रहे हैं चौपट हुई, और स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट हुई। और कितने जो है चोर दरवाजों से उसने जो है एक तरह से आप देखिए कि लिटरल एंट्री से लेकर और दूसरे नियुक्तियों तक का उन्होंने वो किया, आरक्षण पर कुठाराघात किया, संविधान में संशोधन की तमाम सारी कोशिशें उन्होंने की। इन सब मुद्दों को विपक्षी कैसे जो है उसको फेस कर रहे हैं, कैसे उसको उठाएंगे, चुनावी मुद्दा बनाएंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम इस फेसबुक लाइव में यही बात करेंगे कि मुद्दा विहीन जो राजनीति है और चुनाव का भविष्य उसमें क्या हो सकता है जब तक कोई मुद्दा नहीं आएगा सामने, और किसी मुद्दे पर कौन क्या करेगा आने वाले दिनों में जब उसकी सरकार बनेगी, तो किस तरीके से वो जो है जनता के सवालों को हल करेगा। शिक्षा को लेकर वो क्या करेगा, स्वास्थ्य को लेकर क्या करेगा, किसानों को लेकर क्या करेगा, स्त्रियों को लेकर क्या करेगा, कानून व्यवस्था को लेकर क्या करेगा, ये तमाम सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। और जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उससे जनता में आक्रोश भी बहुत है, क्योंकि एक तरफ राशन बांटने का खेल चल रहा है और धुआंधार झूठा प्रचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ जोड़तोड़ की राजनीति चल रही है। और लगातार जो इस तरह की बातें जो है वो आ रही हैं। आज हमारे बीच में फिलहाल अभी जाने माने लेखक और डाइवर्सिटी की जो बहिष्करण के खिलाफ समावेशी एक रणनीति है, उसके जो सूत्रधार हैं एच.एल. दुसाद, जो कि लगातार लिखते हैं अपने इन मुद्दों को लेकर, वो हमारे बीच में है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम बहिष्कृत समाजों के बीच में जाकर काम करने वाले चिंतक और लेखक, विचारक, यात्री विद्याभूषण रावत हमारे बीच में हैं, जो कि लगातार गांव के लोग पर लिखते हैं और मंच पर शामिल रहते हैं तमाम सारे आयोजनों में। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, युवा राजनीतिक विश्लेषक और लेखक सुनील यादव, जो कि जुड़ेंगे। वो तकनीकी कारण से हमारे बीच में अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन जल्दी ही आएंगे। और उसके अलावा शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जो कि सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, वो कहते हैं कि उन बहिष्कृत जातियों और समाजों के दर्द को महसूस करने के लिए हमको उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम सारे लादे गए ग्रंथों और दूसरी चीजों को जो है उनको नष्ट करने के लिए जरूरी है कि हम शूद्र आंदोलन यानी सर्वहारा का आंदोलन, एक तरह से कहिए कि भारतीय वर्ण व्यवस्था के बरक्स एक सर्वहारा का आंदोलन है, उसको लेकर वो चल रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लोगों का कलावा काट रहे हैं, लोगों के दिमागों में जो कलावे बंधे हैं उस पर भी प्रहार कर रहे हैं, वो भी जुड़ेंगे। फिलहाल हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दुसाद जी से। दुसाद जी, बताइए कि अभी विपक्ष जो है, जो कि चुनावी रणनीति अपना तरह तरह से वो तय कर रहा है, और उसके लिए घोषणा पत्र का भी अभी आने वाले समय में जल्दी ही उसका घोषणा पत्र आएगा। क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों को लोगों उनको ध्यान देने की जरूरत है? दुसाद जी। सबसे पहले तो मैं गांव के लोग को, जो आपके जो ऑडियंस है, मैं उनको सादर जय भीम करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप अपने पॉपुलर चैनल पर मुझे भी अपनी बात कहने का एक अवसर सुलभ कराया है, इसके लिए थैंक्स। जहां तक विपक्ष की ओर से मुद्दों का सवाल है, आपका ये कहना सही है कि ये चुनाव जो है अब तक मुद्दा विहीन दिख रहा है। और सिर्फ यही नहीं,
मैं तो कहूंगा कि डेमोक्रेसी के हिसाब से इस नई सदी में जितने भी चुनाव अनुष्ठित हुए हैं वे प्राय सारे के सारे जो है मुद्दा विहीन रहे। मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि भारत के चुनाव में जो मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, जिसके ओर बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान हैंडओवर करने के पहले आगाह किया था कि 26 जनवरी 1950 से हम एक एडवांस लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी हमें समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी गैर बराबरी। यदि इस सामाजिक और आर्थिक विषमता का नियर मोस्ट फ्यूचर में जल्द से जल्द हम खात्मा नहीं करते हैं, विषमता से पीड़ित डेमोक्रेसी को उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दी, ध्वस्त कर देगी, जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। तो भारत में जो है डेमोक्रेसी को पल्लवित किया जा रहा है चुनाव के माध्यम से, उसमें मेजर मुद्दा तो ये होना चाहिए था आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे का। लेकिन भारी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विशेष करके मैं नई सदी में न्यू मिलेनियम से जो है अपना ये लेखन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो है पॉलिटिकल पार्टियों के मुद्दे में है ही नहीं। यदि इनके एजेंडे में ये होता तो करते क्या? चूंकि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की उत्पत्ति सोर्सेज ऑफ पावर का, शक्ति के स्रोतों का, लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से होती है। तो इसलिए भारत के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस मुद्दे पर गंभीर होती, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी से उपजे खतरे की उनको चिंता होती, तो वो जो है शक्ति के स्रोतों के बंटवारे पर जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा जो है केंद्रित करती, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा कर ही नहीं रही है। दूसरी बात आपको जो बतलाना चाहूंगा कि हम लोग को ये बेसिक सच्चाई जो है जहन में रखनी होगी। जैसे आपने अभी ये भूमिका बांटते हुए बतलाया, सर्वहारा की बात किया। बेसिक बात यह है कि दुनिया का इतिहास जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसी भी देश की समस्या को समझने के लिए हम यदि वर्ग संघर्ष के नजरिए से हालात का विश्लेषण नहीं करेंगे तो नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत से जो मार्क्सवादी हैं, जो विचारक हैं, जो मार्क्सवाद के जो बहुत बड़े झंडा बरदार रहे, उन्होंने माना है कि भारत में वर्ग संघर्ष लायक हालात नहीं रहे। लेकिन मेरा मानना है कि वर्ग संघर्ष के सबसे आइडियल हालात यदि किसी देश में रहे तो भारत में रहे। इसलिए जो है आप देखिए कि भारत का एक जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग है। शासकों की पॉलिसी की वजह से उसका सोर्सेज ऑफ पावर पर बेहिसाब कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ डिप्राइव्ड सेक्शन है जो शक्ति के स्रोतों से पूरी तरीके से वंचित कर दिया गया है। इस तबके की आबादी भारत में वर्तमान में जो है 85% है। ये 85% डिप्राइव्ड सेक्शन जो है जिस हालात में जी रहा है, मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी हर जगह प्रिवेल की है, हर जगह व्याप्त रही है, लेकिन भारत जैसी यही नहीं। तो जो यहाँ का शासक वर्ग है उसकी बराबर कोशिश रही है कि जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है सुविधाभोगी वर्ग के हाथ में मुहैया करा दें, और वंचित वर्गों को चाहिए था कि वो कोशिश करते कि सोर्सेज ऑफ पावर पर जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसका कब्जा हो जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजाद भारत में सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड वर्ग संघर्ष हुआ। जो सुविधाभोगी वर्ग के लोग हैं उन्होंने तो ऐसे एजेंडे खड़ा किए, ऐसे हालात खड़ा किए कि सत्ता हासिल करने के बाद से वो अपने वर्गों के हाथ में जो है सोर्सेज ऑफ पावर मुहैया कराते रहे और दूसरे वर्गों को डिप्राइव करते रहे। आज की तारीख में विशेष करके मंडल के बाद जो 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, नरसिम्हा राव ने इसको अंगीकृत किया था। उस पॉलिसी को आधार बना के भारत के शासक वर्ग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि समझ जाइए कि भारत का जो सुविधाभोगी वर्ग है उसके हाथ में 80 से 90% जो है सोर्सेज ऑफ पावर चले गए हैं। शक्ति के 80 से 90% स्रोतों पर एक वर्ग का कब्जा हो चुका है, जिसमें जो है आज आपका यह है मंडल के बाद की तमाम सरकारें जिम्मेवार है, और खास तौर से वर्तमान जो मोदी सरकार है इसकी भूमिका तो सबसे बड़ी है। इसने जो पॉलिसी बनाई है सोर्सेज ऑफ पावर जो है सारे के सारे प्राय उधर चले गए हैं। ये
शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की समस्या कितनी गंभीर है, आपको इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि आप देखेंगे कि शहरों में जो एक बड़े बड़े ऊंचे जो अपार्टमेंट खड़ा हो रहे हैं, उन अपार्टमेंट पर 90% अपार्टमेंट प्राय जो है सुविधा भोगी वर्ग के हैं। 4 से 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन की जो सड़कें बनी है, जिन पर जो नई नई गाड़ियों का सैलाब चलते जाता है, उन गाड़ियों के सैलाब में 80 से 90% गाड़ियां उनकी है। जो मीडिया ओपिनियन मेकिंग का काम करता है, उस मीडिया पर ऑलमोस्ट जो है कब्जा उनका है। जो एजुकेशन सेक्टर, सोर्सेज ऑफ पावर का जो है सदुपयोग करने के लिए आपने जो शिक्षा नीति की बात की, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज में उपलब्ध जो सोर्सेज ऑफ पावर है उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तो आजाद भारत के शासक वर्गों की नीतियों के फलस्वरूप, विशेषकर कोई जो बताया कि नौ उदारवादी अर्थनीति के फलस्वरूप एजुकेशन सेक्टर पर बेहिसाब कब्जा हो चुका है। आप पाएंगे कि टीचिंग स्टाफ में जो है, जो हायर एजुकेशन है, ये टीचिंग स्टाफ में प्राय 80 से 90% प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इत्यादि जो है सुविधा भोगी वर्ग के हैं। एक तरीके से जो है विशाल जो सामाजिक वंचित तबका है वो एजुकेशन सेक्टर से बहिष्कृत है। उद्योग व्यापारी जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां, सप्लाई है, डीलरशिप है, या आपका ठेकेदारी इत्यादि है, हर जगह जो है जो सुविधा भोगी वर्ग है उसका 80 से 90% कब्जा है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूं कि भारत में जो मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी आज की तारीख में खड़ी हो गई है, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा जो है मुख्यतः जो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे पर होना चाहिए था। अर्थात जो सोर्सेज ऑफ पावर है 4, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, इनके बंटवारे पर पॉलिटिकल पार्टियों की माने वो क्या नाम है घोषणाएं होनी चाहिए थे, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं कर रहा। मैं विद्याभूषण रावत की तरफ आना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीजें, विषमता का इतना बड़ा अंबार खड़ा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस विषमता के अंबार की तरफ उसकी निगाह है, उसका विजन है कि इस तरीके से विषमता का खात्मा होना चाहिए? वह तो लगातार जो है पुष्टिकरण की एक ऐसी रणनीति अपना रही है जहां उनको लगता है कि ओपिनियन मेकिंग वर्ग जो है, जाति जो है, उसको पहले खुश किया जाए। और उसने ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचार की तो बात की, लेकिन ओबीसी के ऊपर अत्याचार की बात उसने नहीं की। वो लगातार जो है जो हत्याएं हुई, तमाम सारी पिछड़ी जातियों की, दलित जातियों के नौजवानों को मार डाला गया, उस पर उसका कोई माने उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत साफ नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी एक खास जाति का अगर कोई एक व्यक्ति मारा गया, चाहे वो अपराधी हो चाहे कोई भी हो, उसकी तरफ वो हाहाकार मचा हुआ था। मैं विद्या भाई से जानना चाहता हूं कि क्या विषमता के इस अंबार से उनका कोई इत्तेफाक है, उसको उठाएंगे वे भविष्य में या चुनाव में उठाएंगे? इसको दूर करने के उनको क्या एजेंडे होंगे? दुसाध साहब ने अभी जो बात रखी, मैं उससे बहुत सहमत हूँ। दुसाध जी इको हो रहा। हेलो जी। तो बेसिकली मैं उससे सहमत हूँ इस बात से कि देखिए अभी जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनमें देखिए कोई बहुत अपना माइक बंद कर दीजिए आप। दुसाध जी प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। कैसे बंद हो गया है? माइक का एक बना होगा, MIC लिखा हो, MIC लिखा उसमें। जरा इधर आना। जल्दी आना। माइक कहाँ है? तो माइक को जरा ऑफ कर दीजिए। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब ठीक हो गया। वो इको करती है साउंड नहीं तो देखिए जो हम पूरा तमाशा अभी भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा आप देख रहे हैं कल से आज तक बहुत सारे लोग जो सन 2000 में कुछ और थे, हाथी की सवारी करे, फिर कमल पे बैठ गए, अभी साइकिल में आने लग गए। तो ऐसा ये हवाई पूरी चीजें चलेंगी चुनाव के टाइम पे। हमने पूरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख पार्टियां हैं
अब देखिए, जो इस समय मंडल और कमंडल की लड़ाई दिखाई देती है साफ तौर पे, लेकिन दरअसल जो कमंडल वाले हैं वो अपने विचारधारा के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने समर्पण से जो है पूरा राम मंदिर का मुद्दा उठाया, ब्राह्मणवादी शक्तियों को मजबूत किया, सारा काम धाम जो उत्तर प्रदेश में करना था, इन्वेस्टमेंट और पूरा जो जिनकी दुकानें मजबूत करनी थी उन्होंने कर दी। समस्या इस बात की है कि जो दलित पिछड़ों के नाम लेकर के अब आने वाले हैं या आएंगे या राजनीति कर रहे हैं, उनके पास एजेंडा क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी, मतलब अगर हम दलितों की बात करें तो ज्यादातर दलित जो है भूमिहीन है अभी भी, और भूमि कभी एजेंडा में रहा ही नहीं, सरकारों के एजेंडे में नहीं रहा। शर्मनाक बात यह है। और ओबीसी भी बहुत बड़ी संख्या में जो है भूमिहीन है। कुछ लोगों को छोड़ दें और कुछ जातियों के कुछ लोगों को छोड़ दें तो आपको जो है बड़ी संख्या में जो है जो पिछड़ा वर्ग है वो भूमिहीन है। हमारे यहाँ पर जो अभी आप पूरा एक नैरेटिव जो बिल्डअप किया गया, आप देख रहे हैं नैरेटिव क्रिएट किया गया कि ब्राह्मण बहुत उत्पीड़ित है। ये नैरेटिव जो है पूरा उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मणवादी पत्रकार हैं और जो सत्ताधारी हैं उन्होंने, भाई उनकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से इसलिए नहीं है कि आदित्यनाथ कोई भाजपा में है, उनकी लड़ाई योगी से है कि योगी साहब ठाकुर हैं। तो ठाकुर और ब्राह्मण का ये आपसी संघर्ष जो सत्ता का है उसके कारण से ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण इसलिए नाराज नहीं है कि वो बीजेपी से नाराज हो गया है। और ये बिल्कुल एक झूठा, एक फर्जी जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस फर्जी नैरेटिव में क्या होगा कि जो हमारे जो पिछड़े और दलित जातियों के अपने को नेता कह रहे हैं उनके एडवाइजर सब ब्राह्मण ही रहेंगे। तो जब एडवाइजर सब ब्राह्मण रहेगा, रामजी यादव की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव को, ये भी मैं आज बता दूं। जितने लोग ट्विटर पे जो है मायावती से लेके अखिलेश और तेजस्वी यादव का प्रचार करते हैं और उसके लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार हैं, उनकी जरूरत नहीं है इन पार्टियों को। ये मैं आज आप बताना चाहता हूं। बड़े बड़े विशेषज्ञ लिखते हैं, लेकिन मैंने कहा जब ये सत्ता में आएंगे ना तो ये किसी त्रिपाठी जी, किसी शर्मा जी, किसी चतुर्वेदी जी को ही अपना एडवाइजर बनाएंगे। बड़े बड़े जो धांसू लिख रहा है बहुजन और उसका बात कर रहे हैं उनको नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां इनको सेक्युलर भी दिखना है और वहां इनको पता है कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मीडिया का भी हिसाब देख करके हमारे लोगों की ओपिनियन बनती है, क्योंकि संपादक जी कौन है, संपादक में ब्राह्मण बनिया ही है शक्ति में। तो लिहाजा जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं, आप दूसरी जातियों को करना शुरू करते हैं। जहां पर यादव आपको तनाव दे रहा है वहां यादव की क्रिटिसाइज कर दो, जहां पर कोई और दे रहा है वहां और कर लो, क्योंकि सत्ता के समीकरणों के हिसाब से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी ओपिनियन बनती है, ये पूरा का पूरा। अब इन जातियों में या हमारे जो नेता है जो समाजवादी कह रहे हैं, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का काम, बिहार का काम लोहिया जयप्रकाश से नहीं होना चाहिए। यहाँ फूले अंबेडकर पेरियार का जो विचारधारा है वो अगर हमारी पार्टियां लेती, वो मॉडल पे चलती तो आज बहुत आगे रहता। क्यों? अभी अखिलेश जी से पूछेंगे तो बोलेंगे हमने इतना बड़ा सड़क बना दिया, आगरा एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, और मायावती बोलेगी मैंने भी बना दिया, ये गंगा एक्सप्रेस बना रहे हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे जो है ये पैसा लूटने का साधन है, ये सरकार की केवल इनकम बढ़ा रहा है। ये कितने लोग जा सकते हैं नोएडा से लखनऊ तक आए जरा, एक ट्रिप अगर आप लखनऊ से और दिल्ली तक आते हैं, लखनऊ आगरा और आगरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को कवर करते हुए आपका कम से कम 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपका जाता है टोल टैक्स में, जो कि आने वाले टाइम में और अधिक हो जाएगा। आप किस प्रकार से समझते हैं कि हम अंग्रेजों के टाइम पे बोलते थे और गांधी जी का बड़ा प्रचार किया गया कि भाई अफ्रीका में वो बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे और उनको अंग्रेजों ने उठा के फेंक दिया नीचे। आज आप शताब्दी एक्सप्रेस में कोई गरीब आदमी बैठ जाएगा क्या बगैर टिकट के? उसको फेंकेगा नहीं क्या वो? तो जो सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ जो पूरी रणनीतियां चल रही हैं उन चीजों पे कोई नजर हमारे राजनीतिक दलों की नहीं है। वो बहुत बहुत शर्मनाक भी है, दुर्भाग्यवश भी है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी अपना प्रचार कर रहे हैं, भाई चलो उन्होंने तो राम मंदिर का प्रचार किया, तुम बताओ ना तुम्हारी शिक्षा नीति क्या होगी, तुम बताओ कि तुम्हारी कृषि नीति क्या होगी, तुम भूमि सुधार करोगे या नहीं करोगे, जमीन दोगे या नहीं? जमीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज भी कह रहा हूं। आप पूरे दलित और बहुजन परिप्रेक्ष्य को केवल रिजर्वेशन में मत सीमित कर दीजिए, रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जमीन का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया भर में महत्वपूर्ण रहा है, केवल भारत में नहीं रहा। लेकिन भारत में हमारे दुर्भाग्यवश जो हमारा
बहुत बड़ा अपने को आंदोलन वाले बोलते हैं, वो इन सवालों को उठाना नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि साहब अब तो सबको शहर की तरफ आ जाना चाहिए, जैसे कि शहर उनके लिए बिल्कुल आराम से खुले हुए रखे हुए हैं। तो ऐसा तो किसी के लिए नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कल तक जो भाजपा में हैं, आज वो समाजवादी में आएंगे, कल क्या गारंटी है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और या बसपा में रहेंगे। सवाल इस चीज का है कि जनता के प्रति ईमानदारी का कब हमारा वो होगा, हमारे पार्टियों के एजेंडा में कब आएगा वो चीजें। तो वैचारिक ईमानदारी की कमी को जो अभी तक कोशिश कर रहे थे हटाने की, लेकिन अखिलेश जी की भी और नेताओं की समझ में भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा वर्ग जो है बहुत परेशान है। उसकी समझ में आ रहा है, नेता जो ये है मौसम विज्ञानी होते हैं, ये मौसम के अच्छे जानकार होते हैं, और अभी सबको हवा लग रही है कि जो है वाकई में उनके जमीन की हवा खिसक रही है और इसीलिए जो है वो भगदड़ मच रही है। लेकिन ये भी है कि अभी भी जो है बहुत, अभी ऐसा नहीं है कि सब चीज हो गया है। तो क्योंकि अभी चुनाव में समय है और नैरेटिव बिल्डअप करने में, बनाने में, जातियों के खेलम खेल में, एक के खिलाफ दूसरी जातियों को खड़ा करने में तो जो लोग माहिर हैं वो अपना काम करेंगे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो है अभी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई हो और सब चीज बदल गया हो। तो इससे सावधान रहने की भी जरूरत है। जो अति उत्साही लोग हैं, मैं उनके लिए भी सावधान कहने की बात करता हूं, क्योंकि ये मामला बहुत अभी इतना जल्दी हमको नहीं, बड़ा सावधानी का अभी वो है। लेकिन हाँ, अभी पहली लड़ाई तो यही है कि जो भी अपने को समाजवादी बोले, बहुजन समाज की बोले ताकते, वो जीते, वो सत्ता में आए, ये जरूर पहली बात होनी चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर वो सत्ता में भी आ जाते हैं तो कैसे उनको ऐसा किया जाए कि उनकी जो नीतियां हो, जो दलित पिछड़ों के, हम नहीं बोलते किसी समाज का विरोधी बने, लेकिन जिस समाज को आवश्यकता है उस तक वेलफेयर स्टेट की, तो वो तो करना पड़ेगा ना। उस एजेंडे को आप कैसे गायब कर सकते हैं? तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो पार्टियां हैं, सपा बसपा है, कम से कम इनको जो है बहुजन समाज के एजेंडे पे कैसे रखें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आ भी जाएंगे सत्ता में और फिर वही बात होगी कि मुख्य जो इनके मंत्री होंगे, एक टॉप में मुख्यमंत्री आपका हो जाएगा, बाकी सब सीटें हम खींच लेंगे, तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ये हम जैसे, आप जैसे लोग इस बात को लगातार बोलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे दुसाद जी तो बहुत बोले हैं डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल, वो भी सही बात है कि अगर हमारे पार्टियां कुछ समझ सके उसको लागू कर दिया जाना चाहिए हमारे पूरे योजना प्लानिंग में भाई। क्योंकि बहुजन समाज के लोग ही तो काश्तकार हैं, डिजाइनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। बोले उत्तर प्रदेश सरकार की भाई हम इनसे इतना खरीदेंगे, इसका इतना माल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीद सकते हैं? तो ये चीजें हैं जो हर एक आदमी को आप सरकारी नौकरी में नहीं डाल सकते हैं। ये जो पूरा बाबूइज्म का जो दिमाग में है, इससे भी बाहर निकलने की जरूरत है। हम एंटरप्रेन्योर बनाए लोगों को, हम लोगों को उनके जो काम कर रहे हैं उसमें मजबूत कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है ना। उसकी क्या रणनीति लोगों के पास है वो अभी देखेंगे 14 तारीख के बाद क्या कहते हैं अखिलेश जी, बहन जी, सब लोग, वही तभी पता चलेगा। दुसाद जी, ये जो आप बहुजन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, आने वाले समय में आप किसी भी सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में आ रही है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या आपके पास एजेंडा है? किस तरीके से आप वो बात पहुंचाएंगे? माइक अपना चालू कर दीजिए। ये तो आपको बता दूं कि 2007 में हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया डाइवर्सिटी के एजेंडे को प्रसारित करने के लिए। उसके बाद से हमने एक ये स्ट्रेटेजी रखा कि जब भी चुनाव का टाइम आएगा हम इस मुद्दे को पूरी जनता के बीच में लिए जाएंगे और मुद्दे को इतना उठाएंगे ताकि पॉलिटिकल पार्टियां इसे अपने एजेंडे में जगह दें। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारे संगठन की तरफ से ये जो प्रयास हुआ उसका कुछ असर हुआ। मसलन 2009 में बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया, उसका जो इकोनॉमिक क्लॉज देखिएगा पेज नंबर 29 पर 2009 के घोषणा पत्र में लिखता है कि हम जातियों के पहचान की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, इनके सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं। भाजपा यदि सत्ता में आएगी तो दलित पिछड़ों में उद्यमशीलता को इस तरह से बढ़ावा देगी ताकि भारत की सामाजिक विविधता आर्थिक विविधता में रिफ्लेक्ट हो सके, सो दैट इंडिया सोशल डाइवर्सिटी में रिफ्लेक्ट इन इकोनॉमिक डाइवर्सिटी।
तो जो हम लोगों का प्रयास यही रहा कि मुद्दे को इतना आगे बढ़ा दें कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे में जगह देगी, मैनिफेस्टो में जगह देगी, और मैनिफेस्टो में जगह देने वाली पार्टी यदि सत्ता में आएगी फिर उस पर हम दबाव बनाएंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी पर हम जो काम करते करते अच्छा रहेगा आपको सुन करके कि प्राय अधिकांश पार्टियों के मैनिफेस्टो में ये चीज आ चुकी है। और तुषार जी, बीजेपी ने पिछले दिनों कुम्हारों के लिए कुछ योजनाएं शुरू की, नाइयों के लिए कुछ योजनाएं शुरू की और दूसरे तमाम सारे लोगों के लिए योजनाएं शुरू की। तो क्या उनका जातीय अस्मिताओं की बजाय उनकी पहचान करके उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने का यही एजेंडा था? ये तो उनकी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है, नेशनल न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका पार्ट है। वो चाहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जिसे मैं बतलाया कि दुनिया का इतिहास जो वर्ग संघर्ष का है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो वर्तमान में जो शासक पार्टी है उसकी कोशिश ये है कि ऑल सोर्सेज ऑफ पावर जो है उन सब वर्गों के हाथ में दे दें जिनको वर्ण व्यवस्था में तमाम चीजें सुलभ रही है। ये जितना भी नफरत की राजनीति ये फैला रहे हैं, मंदिर का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए मुख्य चीज है सोर्सेज ऑफ पावर अपने लोगों के हाथ में दिलाना। हिंदू राष्ट्र की जो बात हम लोग सुन रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि हिंदू राष्ट्र के तहत जो है वर्ण व्यवस्था के लॉ के द्वारा देश परिचालित होगा, और जो उसके तहत परिचालित होगा तो वर्ण लगता है तुषार जी का कनेक्शन कट गया है। विद्या जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, सुनील यादव भी जुड़ गए हैं अभी, लेकिन मैं अभी आपकी तरफ आऊंगा कि अभी जाति जनगणना का एक मुद्दा इसको लागू करवाने के लिए तमाम सारे लोग जो है जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि पार्टियों के मैनिफेस्टो में ये बात आए। बिना जाति जनगणना किए एक नैरेटिव यह बना कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 16% है और इस तरीके से अपना प्रतिशत बढ़ाकर अपनी जो बार्गेनिंग है उसको मजबूत करने का एक प्रयास हुआ। तो क्या आपको लगता है कि बिना जाति गिने ब्राह्मणों को कैसे इल्हाम हो गया कि वे उत्तर प्रदेश में या देश में इतने प्रतिशत हैं, जब जाति जनगणना ही नहीं हुई तो कैसे पता? नहीं, देखिए, ये तो एक बड़ा फ्रॉड है जिसे बोलना चाहिए। मैं सीधे सीधे साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, ये जानबूझ के चलाया गया है। मैंने पहले भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से थोड़ा सी अपना विशाल साहब माइक ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये जो पूरा नैरेटिव एक बिल्डअप किया गया है और नैरेटिव बिल्डअप करने वाले माहिर लोग हैं, वो मीडिया में बैठते हैं, वो एडवाइजर बनते हैं, वो आप उनकी हिम्मत देख सकते हैं। कल अखिलेश यादव का वो इंटरव्यू ले रहे थे, उससे पहले वो योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लेते हैं और प्रधानमंत्री जी का हमारा इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यू की भाषा जब विपक्ष के लोगों से बात करने में होती है तो ऐसा होता है कि इनसे ज्यादा जो है वो स्वतंत्र पत्रकार कोई है ही नहीं। आप इवन प्रियंका गांधी से बात करते हुए राहुल गांधी से कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। लेकिन यहां पर जो है आप देखिए कि अगर पिछले कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश में मीडिया ने जो सम्मेलन बुलाए हैं, आप देख रहे होंगे मीडिया के जो, अब क्योंकि मीडिया का ये जो धंधा है, मनु स्ट्रीम मीडिया, उसका ये बिजनेस है। ये जो सम्मेलन में हमारे नेता लोग जाते हैं बड़े खुश होकर के, ये सब प्रायोजित ही होता है। इसको सत्तारूढ़ दल भी प्रायोजित करते हैं और विपक्ष भी मिलकर के इनको खूब अच्छा पैसा दे देते हैं। ये बिना पैसे का कोई काम है नहीं। अब उसमें एक चीज पे लगातार विमर्श चल रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर, और ब्राह्मणों के ऊपर विमर्श करने के लिए ब्राह्मण पत्रकार बड़े खुश होकर के, पूरा सेक्युलर लिबरल सब एक है ना, वो सारे आते हैं और बड़े लगातार बताते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कितना ब्राह्मण परेशान हो गया है, कैसे कैसे हो गया। तो ये नैरेटिव एक अपने को एसर्ट करने का है। अब एसर्ट ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की, बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो कुल मिलाकर के बहुजन पॉलिटिक्स ही उसमें चल सकती है अगर ईमानदारी से चलाए तो। बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा या राष्ट्रवाद का एजेंडा सारा इस्तेमाल कर लिया। अब सारा एजेंडा इस्तेमाल करके वो टाटा अब वो फिश हो गए, उससे ज्यादा आगे बहुत एक्सप्लॉइट आप कर नहीं सकते हैं चीजों को। तो अभी आपको पता है कि जो दोबारा से जो मंडल की पॉलिटिक्स है वो आएगी,
और जब मंडल की पॉलिटिक्स आएगी तो आपके पास में क्या है उस चीज के लिए? कोई दिखाने के लिए कुछ है नहीं। इतने 5-7 साल में आपने केवल राम मंदिर कहा, जय श्री राम का, आप उसी पे लगे हुए हैं, मुसलमान 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 24 घंटा, मतलब नींद में भी वही है। तो हर एक आदमी, कॉमन आदमी भी समझ जाता है ये चीज है। तो ऐसे में जो है, जो इनके एलीट तबका है, जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मस्ती किया सत्ता के, सत्ता में पूरे संसाधनों पे उसने पूरा कब्जा बरकरार रखा, जिसको लगा कि स्वर्णिम युग आ गया भारत में एक 2014 के बाद से, और वो पूरा एग्रेसिवली उसको परस्यू कर रहा है। तो वो अपने नैरेटिव को बनाने के लिए वो आज भी ये कहना चाहता है कि देखिए उत्तर प्रदेश चाहे कितना भी 85% बोल दे, 90% बोल दे, ब्राह्मणों के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे, कोई भी हो, चाहे मायावती हो, चाहे चाहे वो अखिलेश हो। अब योगी आदित्यनाथ ने हो सकता है इस मामले में थोड़ा कुछ ऐसा किया हो कि जो जिस उनसे नाराज हूं, क्योंकि सत्ता में तो हर एक की नजर रहती है ना, कोई एडवाइजर बनना चाहते हैं, कुछ कुछ और बनना चाहते हैं। तो इसलिए जो है, जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं या जो भी चीज हो रहा है हर पार्टी में, ये बेसिकली अक्रॉस दी पार्टी एक यूनिटी है। और अक्रॉस दी पार्टी ये है कि हर एक पार्टी में आपको अच्छा सम्मानजनक पद मिल जाए, तो आप मतलब कहीं पर श्रोता बन के नहीं जा सकते, आपको केवल मंची मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस में मिले, चाहे भाजपा मिले, चाहे सपा में मिले, चाहे बसपा में मिले, आप हमेशा हर जगह मतलब मुख्य मुख्य भूमिका में रहेंगे। तो ये एक जो चालाकी का नैरेटिव है, उसी नैरेटिव ने बना के बना दिया गया, फेंका गया। भाई 1931 से 7-8% आपका बताया गया, तो 7-8% के बाद तो आबादी आप लोगों की कमी होनी चाहिए ना, बढ़ कैसे जाएगी? क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत प्रगतिशील हैं, उनके तो बच्चे भी ज्यादा नहीं होते हैं। अब आरोप तो बच्चों के ज्यादातर बहुजन समाज पे ही लगता है ना, या मुसलमान पे लगता है। तो जिसकी आबादी 1936 में 6-7% है, वो तो बहुत प्रगतिशील हो गए। उस जमाने में तो 6-7 बच्चे फैमिली होते थे, अब तो एक एक दो दो नहीं है। तो लिहाजा जो है, ये पूरा नैरेटिव एक डेलिब्रेट बनाया गया है ताकि पार्टियों के अंदर प्रेशर डाल सकें, हर एक पार्टी में। देखिए, ब्राह्मण एक ही पार्टी का काम नहीं करता जैसे और लोग करते हैं। हाँ, ये वो समझदार हैं। उनका जो है हर जगह है, हर पार्टी में उनका शेयर है, और हर पार्टी में वो मुख्य भूमिका में रहना चाहते हैं। चाहे आप सपा में आए, चाहे बसपा में आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, और चाहे आप कोई बड़ा लिबरल और कुछ बोल दीजिए। तो ये जो सुनील विद्या जी, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हाँ, हैं। सुनील से मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी भाजपा में भगदड़ मची और सपा में भीड़ लगने लगी संतों की, इसको किस रूप में वे देखते हैं कि कैसे नैरेटिव सधेगा, कैसे अखिलेश यादव इनको संभालेंगे, और कैसे वो सवाल जो बुनियादी सवाल हैं जनता के उठाएंगे? सुनील जी, शुक्रिया सर। काफ़ी लेट से जुड़ पाया, दिक्कतें थी कुछ जिससे जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जुड़ पाया और काफ़ी अच्छी चल रही है बस। ये बातचीत काफ़ी सकारात्मक और अच्छी चल रही है। इस बीच जो है, मैं यूपी चुनाव को कुछ थोड़ा दूसरे नज़रिए की तरफ लेके जाता हूँ और ये सारे पोजीशन को मतलब समझाने की कोशिश करूँगा कि बिहार से कैसे अलग है। अभी दोपहर में फ़ोन पे बात हो रही थी, तो सर से यही चर्चा हुई कि बिहार में इन्होंने कहा कि बिहार में एक एजेंडा था और राजद एक एजेंडे को लेके चल रही थी और चुनाव तो उस एजेंडे के ऊपर लड़ा जा रहा था। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि एक जाति केंद्रितता है, और उस जाति केंद्रितता में भी एक जाति जो हमेशा से, सत्ता किसी की भी रही हो लेकिन वो केंद्र में रही है, उस जाति के विद्वानों को बैठा करके और एक मतलब आवासीय सर्वेक्षण जो है किया गया है जातिगत गिनती की, जिनकी आबादी 11% से जो है लेकर 26% तक बताई जा रही है यूपी में, जो तमाम अखबारों में आ रहे हैं। तो ये दरअसल मामला हुआ कैसे? दरअसल एक नैरेटिव ये है कि जब यूपी के पॉलिटिक्स में लगा लोगों को कि अब जो है बीजेपी जिस मुद्दे के ऊपर चल रही है, खासकर जो है रिलीजन को लेकर जो मुद्दा है, 2 समुदायों के जंग को लेकर जो मुद्दा है बीजेपी का, वो शुरू से चल रहा है। वो उसके राजनीति के मूल में है और वो उसको यहाँ पे आजमाने की कोशिश की। लेकिन इसके बीच जो है विपक्ष की तरफ से कह सकते हैं कि हो सकता है कि आकस्मिक ही हुआ हो और ये ना चाहते हुए भी चीज़ें हो रही हैं, जो कि सकारात्मक है, जिसको मैं देखता हूँ।
कि उसके काट के रूप में छोटी-छोटी जो है जमात की खासकर जो संख्या के रूप में जातियाँ छोटी नहीं होती हैं, उनकी संख्या छोटी हो सकती है। तो जो छोटी संख्या में जो जातियाँ हैं, उन जातियों के भीतर एक राजनीतिक चेतना आई है। ये चाहे जिस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, और राजनीतिक चेतना इस रूप में आई है कि वो राजनीतिक हिस्सेदारी माँगने के लिए लगातार आगे आई है, और उनके नेता खासकर उस जाति ये सवाल एकदम अलग है कि उनके जातियों के नेता क्या उन जातियों के नाम पर जो है कि नेता बनकर क्या उन जातियों के मुद्दों को उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, ये अलग मामला है। लेकिन छोटी-छोटी जातियों के भीतर से जिस तरीके से मतलब कि जो संख्या के रूप में छोटी जातियाँ हैं, उसके भीतर से जो नेता आए हैं, वो जातियों के एक तरीके से राजनीतिक जो है चेतना संपन्न होने का ही लक्षण है, जो कि काफ़ी सकारात्मक है यूपी की राजनीति में। और ये पूरे दमदारी के साथ आप आज की मीटिंग जो देखेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जो है मतलब कि आप देखेंगे पूरा वो मीटिंग, तो उसमें जो भी जो है जातियाँ हैं, उन जातियों के अलग-अलग चेहरे शामिल हुए, और वो अपनी भागीदारी के सवाल को उठा रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए और यहाँ-यहाँ से हम लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने इसको पिछली बार इसको साधने की कोशिश की, इस बार ये मतलब इसी को अखिलेश यादव साध रहे हैं कि छोटी-छोटी जो पार्टियाँ हैं, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों में जिनकी हैसियत काफ़ी अच्छी है, उनको साधा जाए। तो एक तरह से राजनीतिक संपन्नता है, जिन जातियों की हिस्सेदारी जो है कि राजनीति में नहीं हो पाई थी, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और ये इसी बहाने अगर मिल रही है, तो ये राजनीतिक संपन्नता का एक लक्षण है, जिसको मैं सकारात्मक मानता हूँ। जहाँ तक भागम-भाग का सवाल है, तो मैं एकदम इस चीज़ को इस रूप में देखता हूँ कि आज की यूपी की पॉलिटिक्स या बिहार की भी पॉलिटिक्स में बहुत नज़दीक से देखता रहा हूँ कि एकदम एजेंडा कहीं पर भी, बिहार में भी एजेंडा जो सेट किया गया था, आपको बता दूँ, वो एजेंडा को एजेंडा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जिसको कह सकते हैं कि एक मतलब 85% की जो राजनीति की बात जिस तरह से होती है, तो बहुजन पॉलिटिक्स की जो बात होती है, बहुजन पॉलिटिक्स न तो यूपी के पॉलिटिक्स में, न तो बिहार के पॉलिटिक्स में कहीं पर नहीं है, सिरे से खारिज है। बिहार के पॉलिटिक्स में सिर्फ नया ये हुआ था कि रोजगार के सवाल को लेकर के बहुत दिनों तक राजद जो है कि सड़कों पर थी, और उसको मुद्दा इसलिए बनाया, आपको एक उदाहरण के रूप में इसको समझाएँगे कि कैसे राजद को उसको बेनिफिट मिला और कैसे फिर से राजद को अपने पुराने मतलब एजेंडे पर लौटने के बाद नुकसान हो गया। अभी हाल ही में बिहार में जो है चुनाव हुए 3 सीटों पर। उस उपचुनाव में लालू जी जेल से छूट करके आए थे और वो चुनाव में चले गए। तो तेजस्वी जी ने जो मुद्दा सेट किया था, खासकर जो है कि रोटी और इसको लेकर, रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो मुद्दा सेट किया था, नौकरियों को लेकर जो मुद्दा सेट किया था, वो बैक होकर के सीधे चला गया पुरानी पॉलिटिक्स में, जो लालू जी की पॉलिटिक्स रही है। तो उस बहुजन पॉलिटिक्स पर शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि उस वहाँ के जो रियल स्थिति थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि एक वोट बैंक जो कि आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, वो बैक हो गया रिएक्शन में। तो वो रिएक्शन की पॉलिटिक्स मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि जो ऊँची जातियाँ जिनको माना जाता है, जो है कि जो कहा जाता है ऊँची जातियाँ, वो जो जातियाँ हैं, वो मतलब उन जातियों का वोट जो आरजेडी की तरफ आ रहा था, जो कि पिछले चुनाव में भी आया था, ये देखने को मिला है। वो वोट कहीं न कहीं जो है कि पीछे गया आरजेडी का, लालू जी के आने के बाद। ये एकदम अचंभित होने वाली चीज़ें थी, और बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने ये कहा कि अगर लालू जी अगर उस चुनाव में नहीं जाते, तो कहीं न कहीं आरजेडी उस चुनाव को जीत गई होती। ये एकदम रियल स्थिति है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि ये पार्टियाँ इस बात को समझ चुकी हैं कि बहुजन पॉलिटिक्स के द्वारा या बहुजन एजेंडे के द्वारा जो है कि हम लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण और दूँगा कि लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे, पिछले लोकसभा चुनाव को, पूरा लोहिया और जो है कि उसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया के नारे के ऊपर वो चुनाव लड़ा गया। उसमें सीट बँटवारे से लेकर के हर चीज़ में समाजवादी पार्टी और जो है इन लोगों ने बहुत कायदे से इस चीज़ को ख्याल रखा। लेकिन हुआ क्या?
जब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई या और लोगों से बात हुई, तो वो लोग ये लगातार कहते हैं कि बहुजन पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुजन एजेंडे की बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक चेतना जिस रूप में भी समाज में नहीं बन पाई हो या कैसे नहीं बन पाई या बीजेपी ने उसको कैसे काट किया, ये अलग सोचने वाली विषय है, लेकिन हम इस पे फेल हुए हैं, खासकर लोकसभा चुनाव में। और ये 2 उदाहरण आपके सामने हैं। तो आखिर हम एजेंडा किस तरीके से तय करें? एजेंडा क्या हो हमारे चुनाव का? तो कुछ राजनीतिक विचारकों के द्वारा जो कि न्यूज़ चैनलों में बैठते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आरजेडी में यहाँ तक हो, इन लोगों के पास आपको एकदम साफ-साफ तरीके से मैं बता दूँ कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कुछ जातियों के लोग ही भाते हैं, ये सच है। सलाहकार के तौर पे भी कुछ जातियों के लोग भाते हैं, ये सच है, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। अ, उन लोगों की सलाह पर ये हुआ कि नहीं, अब इस एजेंडे को छोड़कर फिर से हमको जो है एक जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, बीजेपी ने पिछली बार सोशल इंजीनियरिंग का जो काम किया था, सोशल इंजीनियरिंग मतलब बहुजन पॉलिटिक्स से इसका कोई मायने नहीं है। जातियों को जोड़ना है कि किस विधानसभा में कितनी जातियाँ किसकी हैं, वहाँ पे किस तरीके के लोगों को अगर लाया जाएगा तो वो सीट निकाल लेंगे हम, या कैसे लोग बीजेपी से टूट कर आएँगे, बहुजन समाज पार्टी से टूट कर आएँगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये राजनीति जो तोड़ने-फोड़ने की चल रही है या जो लोग बीजेपी से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने भविष्य को देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारा भविष्य सुरक्षित है और कहाँ पे हम फिर से जैसे आप 5 साल किसी के साथ रहते हैं, तो उस समय आपको ओबीसी का हक या तमाम लोगों की हत्याएँ हुई ओबीसी में, वो सारी चीज़ें ध्यान नहीं रहती। लेकिन ऐन चुनाव के समय आपको सारी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस याद आने लगता है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे ये पॉलिटिक्स है कि हम कहाँ पर जाकर के हमारी राजनीतिक ज़मीन सुरक्षित रह सकती है, वहाँ पर हम लौट करके आएँ और जो हमारी राजनीतिक ज़मीन बिखर रही है, वहाँ पर हम पहुँचे। और एक ख़ास बात आपको बता दूँ, मीडिया एक नैरेटिव बना रही है। मीडिया बीजेपी के द्वारा मैनेज है, मैनेज इस अर्थ में है कि आप बहुजन समाज पार्टी को या ऐसी पार्टियाँ जो कि आप दिखाओ कि अखिलेश यादव और जो है कि बीजेपी के बीच एकदम सीधे टक्कर है। इस टक्कर के बीच कहीं न कहीं जो है कि ये दिखाने की कोशिश है कि बीएसपी के वो वोटर जो समाजवादी पार्टी से कभी नाराज़ रहते हैं, वो बीजेपी की तरफ उनको शिफ्ट किया जा सके। ये नैरेटिव मीडिया के द्वारा जो है कि लाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है कि सीधे लड़ाई अखिलेश यादव और सपा के बीच है, इसमें बीएसपी बीच में नहीं कहीं है। इसके लिए तमाम चीज़ें हो सकती हैं कि क्या नैरेटिव चल रहा है, लेकिन मीडिया इसको ला रही है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि वो मीडिया जो कि एक सत्ता समर्थित मीडिया है, उसको अचानक एक पार्टी से इतना प्रेम हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ने जब से रथ यात्राएँ शुरू की तब से इतना तेज़ी से जो है कि जैसे अखिलेश यादव को दिखाया जाना शुरू होता है कि एक आप देखेंगे कि एक इस पे सारे बीजेपी के बड़े नेताओं का आक्रमण जो है अखिलेश यादव के ऊपर है, यानी कि एक विपक्ष सीधे-सीधे अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ जो है बीजेपी है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो रही है और मीडिया की तरफ से भी हो रही है। ये इसका जो है बीजेपी को फ़ायदा ये है कि वो वोटर जो अन्य पार्टियों के खासकर जो 2 यूपी में और जो मतलब वो हैं, उन पार्टियों के वोटर जो कि समाजवादी पार्टी से जो किसी भी स्थिति में नहीं जुड़ सके, वो बीजेपी से जुड़ सके, कि उनको लगे कि बसपा इस बार कमज़ोरी से मतलब होकर चुनाव लड़ रही है। इसका एक उदाहरण और देता हूँ। अभी जो है बीएसपी सुप्रीमो का एक आया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बयान की इतनी नकारात्मकता है कि जैसे लगता है कि मायूसी छाई हुई है और कई न्यूज़ चैनलों ने बीएसपी का जो मतलब लखनऊ का मतलब ऑफिस है, उसके सामने का चित्र दिखा-दिखा कर के बीएसपी के उसके सामने सन्नाटा छाया हुआ है। यानी ऐसा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बीएसपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो इसका फ़ायदा जो है कि 2 स्थितियों में क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी और एसपी अलग हुए दोनों पार्टियाँ, उससे जो नाराज़गी है जिन लोगों की, ख़ासकर बीएसपी का जो मूल वोटर है, वो अगर नाराज़गी के बीच अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये मीडिया इसमें अपने जो ये एजेंडा सेटिंग है, इसमें जो है मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो हो पाएगी। तो कुछ ये बातें थी, जो लोग ये साफ-साफ जान लीजिए कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं बीजेपी से सपा में, मैं एकदम साफ तौर पे मानता हूँ कि ये राजनीतिक ज़मीन की तलाश में अपनी जो राजनीतिक ज़मीन इन्होंने निर्मित की है, उसको बनाए रखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि कुछ तो हुआ है इस तरीके से, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जिस जाति की सरकार जिस जाति के मतलब सत्ताधीश थे यानी मुख्यमंत्री थे,
उनकी जाति के खिलाफ एक नैरेटिव स्थापित किया गया 2017 के चुनाव में, उसी तरह से इस बार जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं, उनके जाति के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसका कारण भी है, पिछली बार तो तमाम अफवाहें थी, जिसका आंकड़ा कम से कम जो है 26 आर्टिकल मैंने इस पे लिखा था कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग में जो है कि जातियों को लेकर के 86 में 56 एसडीएम की एक झूठी लिस्ट चलाई गई। आज तक न्यूज़ चैनल पर बाकायदे इस पे मतलब शो किए गए और तमाम सभाओं में बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस बात को उठाया कि एक जाति को नौकरियां बांट दी गई, पुलिस से लेकर के थानेदारों की सूची जारी की गई। लेकिन इस सरकार में इस चीज को भी जो है मुख्यमंत्री को झेलना है, जिस तरह से 2017 में अखिलेश यादव ने झेला था कि उनके जाति की लिस्ट जो है कि अभी-अभी कुछ दिन पहले जो है एक अखबार ने जारी की कि कितने जो है कि थानेदार उनके जाति के हैं, कितने डीएम और एसपी उनके जाति के हैं। तो कहीं न कहीं ये चुनाव भी जो है एक जाति वर्सेस जो है कि अन्य जातियों का हो चुका है। इसमें बहुजन पॉलिटिक्स का एक मामला एक तरह से पूरी तरह से गायब है। लग रहा है कि ओबीसी के नेता या एससी के नेता एक जगह एकजुट हो रहे हैं, तो ये कोई इस तरीके की पॉलिटिक्स हो पाएगी, लेकिन बहुजन एजेंडा यहाँ से गायब है, बहुजन राजनीति गायब है, बहुजन एजेंडे का जो मुद्दा है वो गायब है, सोशल जस्टिस का जो मुद्दा वो एक तरीके से गायब है। बात सिर्फ कहने का है कि जो है आज जो है 5 साल के बाद जो नेता सत्ता में रहे, आज उनको सोशल जस्टिस याद आ रहा है, सामाजिक न्याय याद आ रहा है, नहीं तो यहीं विश्वविद्यालयों में आरक्षण को लेकर के और तमाम जो इसी 5 साल के भीतर आंदोलन हुए हैं, यही सत्ता के साथ खड़े हुए तमाम नेता जो है एक शब्द जो है नहीं बोले, तमाम एनकाउंटर हुए इस तरीके के लोगों का, जिनके खिलाफ जो है कि नहीं बोले और आज यही लोग जब है बीजेपी छोड़कर जब आ रहे हैं, तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि ओबीसी के साथ, एससी के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए हम छोड़ रहे हैं बीजेपी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सुनील। दुसाद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मीडिया का तंत्र है, जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं, उसमें बसपा का पूरा नैरेटिव लगभग जो है बाहर है। बीजेपी और सपा दिखाई पड़ रही है, बसपा नहीं, लेकिन बसपा का जो पूरा कैडर बेस राजनीति है और बहुजन राजनीति एक लंबे समय तक चलती रही है, कुछ ठोस विचारों का पूरा एक वो रहा है और उनके एजेंडे भी स्पष्ट रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो चीजें पार्श्व में चली गई हैं। ऐसा क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो दलित हैं और पिछड़े हैं वो एक सम्मिलित शक्ति के रूप में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? देखिए, जैसा कि वो सुनील यादव साहब ने कहा कि जो मैंने मायावती जी चुनाव में नहीं उतर रही हैं, वास्तव में उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ज्वाइन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, और उसी समय जो घोषणा हुई, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर गया कि वास्तव में पैनिक, बस उनको डर है कि शायद जो है वो चुनाव में सफल नहीं हो पाएगी। जबकि सच्चाई ये है कि मायावती हो या अखिलेश, ये लोग कई सालों से जो है डायरेक्ट चुनाव में नहीं उतरते हैं, ये चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन जो है संकेत जो है कुछ बसपा के जो है थोड़ा खिलाफ चला गया है और इससे जो है सपा के पक्ष में एक बेहतर माहौल बन रहा है। आज अगर ये है मायावती की पार्टी को जो है अगर मीडिया कर रही है, तो उसके लिए बहुत कुछ वो भी जिम्मेवार है। जिस तरीके से सपा के तरफ फील्ड में उतर करके जो है समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश हो रही है, एक लड़ाई लड़ने का संकेत दिया जा रहा है, वैसा कुछ जो है दुर्भाग्यवश बसपा की तरफ से नहीं हो रहा है। बहन जी फील्ड में नहीं उतर रही हैं, जनरली वो जो है वो कर रही हैं, तो खुद यदि लोग इग्नोर कर रहे हैं बसपा के लिए, तो उसके लिए जिम्मेवार जो है उनके नेतृत्व की स्ट्रेटजी में है। अब जो ये आया हुआ है, मैंने जो बदलाव की बात हो रही है, विशेष करके आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य के आना जो है ये इसको महज जो है आप उससे नहीं देखिए। असल में जो है मौर्य जैसे लोग जो उसमें घुट रहे थे, उनके भारी संख्यक यह समर्थक है। हर कोई जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। बीजेपी में जाने से लोगों में भारी मायूसी हुई और वो जब सत्ता में यहाँ से बैक जो किया है, तो लोगों को घर वापसी जैसा लगता है। और आप देखें कि कल का जो है सोशल मीडिया पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत से पट गया था, तो उनके आने का एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है।
अब यह है कि इसका जो उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति पर जो है बड़ा बुरा असर पड़ने जा रहा है, वो उस असर ये हो रहा है कि भाजपा के जीतने की जो सारी ये स्ट्रेटजी है, वो है कुछ थोड़ी सी बातों पर। वो हिंदू धर्म संस्कृति के जयगान और मुस्लिम विद्वेष के सहारे हेट पॉलिटिक्स को तुंग पर पहुंचा करके आज तक चुनाव जीतती रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से जो बीजेपी में एक भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। आप यदि सोशल मीडिया पर गौर करें तो पाएंगे कि बहुत से लोग तो भाजपा छोड़ने का मन बना रहे हैं। इसी का लाभ उठा करके अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी जो है एक तरीके से जो है उनको नसीहत दे रही हैं, उनसे सौदेबाजी कर रही है, दबाव बना रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटें जो है उनको मिले। तो वर्तमान चुनाव में जो है बीजेपी की स्थिति में अचानक जो है बहुत जबरदस्त गिरावट आ गई है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य के इधर इस्तीफे के बाद से पूरे चैनल जो है सारे चैनल इसी पर बहस करते रहे। उसमें मुझे एक विश्लेषक की बात जो है काफी प्रभावित की। मुझे उसी उनके वक्तव्य में यही समझ आइए कि जितने भी चुनावी विश्लेषक हर किसी के जो है बातों का प्रतिबिंबन हो गया। उस टिप्पणीकार ने कहा क्या कि इस चुनाव को जो योगी आदित्यनाथ जो है 80 बनाम 50 का मामला बना रहे थे, अर्थात सोच रहे थे कि 80% हमारे पक्ष में लोग रहेंगे और 20% उधर, उसमें अचानक जो है एक ड्रामेटिक चेंज आ गया है और मामला 50-50 का हो गया है। तो चुनाव का नतीजा जो भी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से जो है बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके मैंने कुशासन से और आतंक राज से जनता त्रस्त है और बहुत पहले से जो निजात पाने की बात सोच रही है, उसमें एक नया स्प्रिट आया है और वो जो है सपा के पास झुक रही है। अब सपा के सामने एक बेहतर मौका है। सपा नेतृत्व को ये मान लेना पड़ेगा कि आज जो भाजपा जहां जिस स्थिति में पहुंची है, उसके मूल में क्या है? आरक्षण के खात्मे की लड़ाई। 7 अगस्त 1990 को जब मंडल की रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है, उसके बाद से मैं कहा कि भारत का इतिहास भी अन्य देशों के बाद जो है क्लास स्ट्रगल का है। 7 अगस्त के बाद से अचानक भारत का समाज जो है 2 वर्गों में बढ़ जाता है। इस देश का सुविधाभोगी वर्ग के जितने भी छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, मीडिया मैन है, साधु संत हैं, तमाम लोग जो है आरक्षण के खात्मे में अपने अपने तरीके से जुट जाते हैं। उसी में पॉलिटिकल दल भी जुड़ जाते हैं और इसी के तहत जो है भाजपा वहां से जो है आपका सितंबर 1990 में जो है मंदिर आंदोलन का ये शुरू करती है। और मंदिर आंदोलन में जो है लोगों की जो डिफाइन स्लेवरी है, दैविक दुर्बलता है, उसका लाभ उठाते हुए आज वो सत्ता में पहुंच गई है। और सत्ता में जो पहुंची है तो उसका मेन मकसद जो है वो पूरा कर लिए। मेन मकसद था आरक्षण का खात्मा, मंदिर मुद्दे के जरिए एक जो है धार्मिक ध्रुवीकरण करके जो है सत्ता पाना, और सत्ता का इस्तेमाल उसने जम के किया, नो डाउट। दुर्भाग्य यह है कि नई सदी में जो है शुरुआत में जो है जो बहुजनवादी दलों के बड़ा पीक पर पहुंचने की संभावना थी। हम तो सोच रहे हैं कि मायावती जो है जहां मोदी है वहां मायावती को पहुंचना था, लेकिन नई सदी में 2005 के बाद से ये जितने बहुजनवादी नेता हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, हर कोई जो है पीएम बनने की लालसा में जो है सवर्ण परस्ती का दामन थाम लिया। और सवर्ण परस्ती का दामन थामने का नतीजा को जो है सामाजिक न्याय की राजनीति से दूर होते गए। और दूर होने का नतीजा है कि आज बसपा की आप स्थिति देख रहे हैं। सपा की स्थिति भी जो बहुत खराब थी, लेकिन अचानक चुनाव में उसके प्रति जो एक माहौल बन रहा है। अब मेरा मानना है कि यदि सोशल सामाजिक न्यायवादी दल सपा हो, बसपा हो, चाहे उत्तर बिहार में आरजेडी है, इन लोगों को यदि अपना वजूद बचाना है तो जो है सामाजिक न्याय की जो है बहुत उग्र राजनीति करनी पड़ेगी। जिस तरीके से भाजपा जो है जितने भी राज सत्ता के इस्तेमाल आरक्षण के खात्मे में की है, इनको यकीन दिलाना होगा कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो उसने आरक्षण का खात्मा किया है और हम हर तबके को संख्या अनुपात में तमाम चीजों में आरक्षण सुलभ कराएंगे। आरक्षण के विषय में भाई आपका रावत जी का मैं थोड़ा सा एक संशोधन करना चाहता हूं। आरक्षण को आप सिर्फ नौकरियों तक मत देखें। आरक्षण जो है सारी दुनिया में जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन है उनका डेवलपमेंट अगर हुआ है, उनको सोर्सेज ऑफ पावर में अगर शेयर कहीं से मिला है तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के जोर से। ये सिर्फ भारत में नहीं है। आरक्षण है क्या? जो सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूडेड तबका है। शक्ति के स्रोत 4 है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक। इन शक्ति के स्रोतों से जो तबके जो है एक्सक्लूड कर दिए गए शासकों की नीतियों से, उनको कानून के जोर से उनका प्राप्य दिलाना, उनका शेयर दिलाने का माध्यम है आरक्षण।
डॉक्टर अंबेडकर जो लड़ाई लड़ते हैं, हजारों साल से वर्ण व्यवस्था के प्रावधानों के तहत जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है इस देश के जन्मजात जो सुविधा भोगी सवर्णों के हाथ में सुलभ करा दिए गए। अंबेडकर की लड़ाई ये है कि उन्होंने अथक प्रयास से जो है सोर्सेज ऑफ पावर के लिए एक माध्यम बनाया और उनके माध्यम संघर्षों के फलस्वरूप जो है दलित पिछड़ों को रिजर्वेशन के माध्यम से जो ऑल सोर्सेज ऑफ पावर है उसमें हिस्सेदारी मिलनी शुरू होती है। वो टीचर बनते हो, एमएलए, एमपी, विधायक इत्यादि सब कुछ बनने लगते हैं। और इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है कि इसी को फॉलो करके अमेरिका हो चाहे सारी दुनिया में हर जगह जहां जहां जन्म के आधार पर जो है तबकों को जो है सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूड किया गया है उस जगह रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होता है और हर जगह लोगों को भागीदारी मिलती है। आपका ये न्यूजीलैंड का ले लीजिए, अमेरिका का लीजिए, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया लीजिए, हर जगह यही चीज हुआ। सारी दुनिया में महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के जोर से हुआ है। दुनिया के जितने भी वंचित तबके हैं, मेरा दावा है कि जो है जो भारत के दलित हैं, दुनिया का और भी वंचित है, सबकी एक ही स्थिति है। एक स्थिति इसलिए कि सारी दुनिया के वंचितों को जो रूलर क्लास है, जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग जो है दुनिया में हर समाज में विविध वर्ग होते हैं। जैसे भारत में आप जो दलित पिछड़ा इत्यादि देख रहे सिर्फ यही नहीं है, दुनिया का हर समाज जो डिवाइडेड है, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, विविध बने हुए आधारों पर जो है विभाजित है। तो जो शासक वर्ग रहा है, शासक वर्ग अपने पसंद के जो तबके हैं उनके पक्ष में सोर्सेज ऑफ पावर सुलभ कराने की जो है पॉलिसी बनाता रहा है। जो उसके नापसंद के तबके हैं उसने जो नियम कानूनों के तहत जो उनको डिप्राइव कर दिया। भारत में वर्ण व्यवस्था के तहत ही हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर जब रिजर्वेशन सुलभ कराते हैं तो पूरी दुनिया में वो होता है। अब यदि अखिलेश यादव को चाहे और भी जो मायावती इत्यादि हैं उनको यदि अपना वजूद बचाना है तो आरक्षण के विस्तार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से भाजपा जो है आरक्षण के खात्मे के लिए देश बेच रही है, जितनी भी सरकारी कंपनियां बेच रही है, तो उसके उलट इनको जो है वादा करना पड़ेगा कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो हर क्षेत्र में आरक्षण बढ़ाएंगे। नौकरी में, ने कहा ये तमाम चीजों में। और ऐसा नारा यदि दे तो मेरा दावा है कि जो है बहुत ही आसानी से जो है भाजपा हार जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा यादव जी। मैं पिछले एक दशक से आप जानते हैं कि मैं हिंदुत्व के राजनीति पर लगातार लिखते रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी किताब सामाजिक परिवर्तन बाधक हिंदुत्व 1000 पेज की है। मेरा दावा रहा है कि भाजपा को हराने जैसा इजीएस्ट पॉलिटिकल टास्क हो ही नहीं सकता है। इस पार्टी ने जिस तरीके से बहुसंख्य लोगों को सोर्सेज ऑफ पावर से जो डिप्राइव किया है, इसने वंचित तबकों के खिलाफ जो साजिश किया है, इसने जो सामाजिक अन्याय का बेहिसाब जो है एक अध्याय रचा है, यदि कायदे से इस बात को जो है लोगों के बीच अगर ले जाते हैं, इसे हारने में जो है बहुत आसानी से हार सकती है। अब देख रहे हैं कि मैं लगातार लिख रहा हूँ, सापेक्षिक वंचना की बात करता हूँ। सापेक्षिक वंचना इस सारी दुनिया में जो है आंदोलन का क्रांतिकारी बदलाव का जो एक आधार होती है, और भारत में सापेक्षिक वंचना जिस स्टेज पर पहुंच गई है, ऐसी वंचना की स्थिति न तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थी न बोल्शेविक क्रांति में थी। यदि इसका सदुपयोग कर लेते हैं तो जो है भाजपा आउट हो जाएगी। और भाजपा का आउट होना मैं कहता हूं ये वास्तव में जो है ना, मानव समाज जिस स्टेज में पहुंच गया, सभ्यता जिस स्टेज में पहुंच गई है, उस स्टेज में भाजपा जैसे दलों का जो है वजूद एक मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट है। बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहां जो है भाजपा जैसी पार्टी इस देश पर शासन कर रही है। तो इसको काटने का बस एक ही उपाय है। अभी बातचीत से यह निष्कर्ष निकल रहा है और एजेंडे के बगैर और एजेंडे पर बहुत शिद्दत से लगे बगैर कोई भी राजनीति सफल नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि एजेंडा जो हमारे सामने दिख रहे हैं और एजेंडा जो बताया जा रहा है, खासतौर से सामाजिक न्याय का एजेंडा, और जितने भी जगहों पर डिप्राइवेशन बढ़ा है, जितनी वंचनाएं बढ़ी है और दलितों की और तमाम वंचित समाजों, उनको सेट किए बगैर कोई राजनीति सफल नहीं हो सकती। और मंदिर की राजनीति, विद्वेष की, नफरत की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए जरूरी है। आपको क्या लगता है कि कैसे एजेंडा सेट हो? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि मैं यादव जी आपको एजेंडे की बात नहीं, पिछले 2 दिनों से है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आया है, उसके आधार पर मैं नए सिरे से आशावादी हुआ हूं। अखिलेश यादव इस सामाजिक न्याय की राजनीति के खुलकर कभी बात ही नहीं करते रहे। इन्होंने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा है
कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ उन्होंने जिन शब्दों में किया है वो भी जो है आपको कहीं से आशावादी बनाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय और समानता के जो है लोकप्रिय नेता। तो कहीं से उन्होंने जो है एक चेंज आया है और इसको यदि हम लोग दबाव बनाए वो सामाजिक न्याय की राजनीति की जो है एक नई आगाज मेरी आवाज आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं विद्याभूषण रावत के सामने ये प्रश्न रख रहा हूँ कि एजेंडा कैसे सेट हो, कैसे एजेंडा ये आगे बढ़े, क्योंकि बिना सामाजिक न्याय के एजेंडे को कोई भी राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। विद्या भाई माइक आपका नहीं, माइक आपका मैं कोई आरक्षण का विरोध नहीं किया या ना उससे कोई असहमत हूं, क्योंकि मैं तो बहुत शुरू से लिख रहा हूं आरक्षण के सवाल पे ही मैंने अपना पूरा शुरुआत की है। और मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जो आरक्षण के अलावा भी और बड़े सवाल हैं, भूमि के सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, वो सब सवाल मजदूरों के सवाल हैं, वो हमारे जो पार्टियों के एजेंडे में आने चाहिए। तो जो जैसे कल का जो घटनाक्रम है, देखिए घटनाक्रम से बहुत ज्यादा प्रभावित और निष्प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि राजनीति में प्रैक्टिकल चीज होती है, प्रैग्मेटिज्म जिसे बोलते हैं। और जो प्रैग्मेटिज्म होता है तो कई लोग हो सकता है कि हमको वो दल बदलू नजर आए, लेकिन वो जो है बहुत काम करते हैं लोगों का। तो जो लोगों के लिए अवेलेबल होगा राजनीति में तो वो कहीं भी चले जाए तो वो सक्सेसफुल होता है। जैसे हमारे अगर हम रामदास अठावले की बात करें, अठावले को हम दिल्ली में बैठे विशेषज्ञ की बहुत आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अठावले जनता के लिए उपलब्ध हैं हर समय। एक्चुअल में अगर आप महाराष्ट्र में भी जाएं तो जो उनके विरोधी भी वो जानते हैं कि अठावले जो है हमेशा उपलब्ध है किसी का काम करने के लिए कभी भी। तो लोग इससे परेशान नहीं होते कि वो कहाँ चले गए, लोग जानते हैं कि अपने समाज का काम करने के लिए रहेगा तो तत्पर है। तो ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनके साथ में उनके समाज का बहुत बड़ा तबका है। और ये भी था कि जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो ज्यादा समाज के अंदर प्रभावित कर सकते हैं, केशव मौर्य जी या स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये जो एक बड़ी स्थिति होगी आने वाले समय में। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीजें हैं जो नेताओं के अलावा भी जो जातियों के एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह हैं, वो पूर्वाग्रह अभी भी बहुत मजबूत है। और वो केवल ब्राह्मण और सवर्ण का ही सवाल नहीं है, दलित और पिछड़ी जातियों में भी जो है आपस में भी बहुत तनातनियां है। और एक जाति अगर इधर जाएगी तो दूसरी तरफ जाएगी, वो दूसरी तरफ नेता ढूंढेगी। ये केवल हमारे सोचने से बहुजन समाज नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि इसका कारण ये है कि अभी तक चाहे बसपा हो सपा हो, उन्होंने अपने जो बहुजन समाज के अंदर अपनी जो रीच करनी चाहिए थी अलग अलग जातियों में उतना नहीं कि जितना उनको ब्राह्मणों के बीच में रीच करने की लगी हुई थी। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। हम बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं आप जाओ, कुर्मियों में जाओ, कुशवाहा में जाओ, आप औरों में जाओ, उनकी भी समस्या हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन एक बात को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसे ही बसपा का सवाल था, उसपे भी कई जातियां थी जो दलितों की जो नहीं आ पाई, और ये सब हम लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ मंच से बोलते हैं तो लोगों को नाराजगी होती है, लेकिन हकीकत बात यह है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है जो बसपा से नाराज रहता था वो भाजपा को वोट किया है और करता है। अक्सर दलितों का भी ये तबका करता है। सभी जातियों में सब जगह ऐसे खेल हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वो है। कुछ जातियां जो है वो उनको लगता है कि हमारी ही पार्टियां हैं, और जब तक ऐसा लगता रहेगा तब तक वो अंतर्विरोध बनते रहेंगे। चाहे वो समाजवादी पार्टी अगर यादवों को लेके हमारी ही पार्टी है और बसपा अगर चमारों को लेके हमारी है, तो ब्राह्मण बनिया भी सोच रहा है अभी कि भाजपा हमारी है, फिर ठाकुर भी वहां करेगा कि हमारी है। तो ये जो हर एक पार्टी में जो एक बड़ा नेता जिस जाति का हो गया है, उस जाति के लोग उस पार्टी को अपना समझते हैं, और बाकी दूसरे लोग फिर दूसरी जगह अपनी ढूंढना शुरू करते हैं। ये एक ट्रेंड चला है, इसीलिए कांग्रेस अभी कहीं नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का जो मूल था वो ब्राह्मण था, अब ब्राह्मण अब भाजपा में आ गए हैं पूरे लाल लश्कर के साथ में। तो कांग्रेस जो अभी एक जाति विहीन पार्टी हो गई है। अब सब लोग आ रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है जो जैसे ओबीसी का तबका है जिसमें जो वो यादवों को लेके है तो सपा में है। ये सब लोग जानते हैं इस चीज को कि एक जो पार्टियों के जो नेता जिस बिरादरी के हैं, उस बिरादरी के लोग जो है अपने आप ही बेलगाम हो जा रहे हैं उस चीज को लेकर के। अब योगी आदित्यनाथ आए तो ठाकुरों का पूरा चल गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और नतीजा ये हो रहा है
कि पिछले 3 बार से आप समझ लीजिए, जब मायावती जी थी तो उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बना कि सारा काम चमारों का होता है। जब अखिलेश यादव बने तो उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बना कि सारा माल जो है यादव उड़ा के ले गए हैं। अभी जब योगी आदित्यनाथ बने तो सारा माल ठाकुर उड़ा के ले गए हैं। लेकिन वो भी एक्चुअल में उसके भी सर्विसेज सर्वे होने चाहिए असल में, कि क्या इन जातियों के पास में वाकई में इतने लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हावी हैं। सवर्णों में भी ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि देखिए ब्राह्मण सबसे टॉप पे हैं, कायस्थ लोग हैं, बनिया हैं, बहुत बड़ी संख्या में वो ब्यूरोक्रेसी को डोमिनेट करते हैं। और ये एक नैरेटिव जब बिल्डअप होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो नैरेटिव बिल्डअप कराया उससे जो है उन्हीं की बिरादरी का ज्यादा नुकसान हुआ है और किसी दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि वो बिरादरी जो है नौकरियों में कहीं नहीं है इतनी ज्यादा जितनी वो हो सकता है कि गांव में जमीनों में हो, लेकिन नौकरियों में तो उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अब नैरेटिव बन गया तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और हो सकता है बाद में जो है लोग दूसरी तरफ नजर मारें, क्योंकि हर जातियां जो है अपने अपने नेता भी ढूंढती हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं ढूंढते। लेकिन वापस आते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज का कैसे बने एजेंडा, तो हम तो ये कहेंगे कि मैं पिछली बार जब बिहार का मुद्दा आया था तो उस समय तेजस्वी ने कोशिश की थी कि सामाजिक न्याय के मुद्दे से अपने को अलग करें, क्योंकि उनके एडवाइजर्स हैं तो उनको बोलते हैं जाति के बारे में बात मत करो, बहुजन शब्द के बारे में बात मत करो। ये एक एडवाइजर कौन है भाई? अब झाजी एडवाइजर होंगे तो ऐसे ही होगा ना। तो बात ये होती है कि आपको ये बताया जाता है कि इस मुद्दे से चुनाव हार जाएंगे आप। भाई डीएमके कैसे चुनाव जीत गई? पहले तो आपको अलायंसेज आपको लॉन्ग टर्म के बनाने पड़ेंगे, जैसे केरल में अलायंसेज हैं, उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी अब राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय की और सामाजिक मतलब जिसे बोलना चाहिए कि अलायंसेज की राजनीति होगी। उसमें सब जातियों को लोग आ जाएंगे, जिसको अलायंस करना आओ भैया साथ में, उस टाइप का। आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके एक मुद्दे पे जहां सामाजिक न्याय का मुद्दा है, बराबरी का मुद्दा है, अधिकारों का मुद्दा है, सब लोग साथ आए। तो तमिलनाडु में डीएमके ने जो है या स्टालिन ने या करुणानिधि ने बहुत पहले से जो है वो अलायंसेज बनाए, चुनाव से बहुत पहले से बन गए। केरल में जैसे एलडीएफ और यूडीएफ के दो हैं वो हमेशा हैं। तो ऐसे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं कि चुनाव के पहले दिन सब सामाजिक न्याय वाले हो गए, नहा धो के बन गए और फिर अगले चुनाव से पहले फिर तोड़ ताड़ के दूसरी तरफ हो गए, जय श्री राम कर लिया। तो ये नहीं चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई अंबेडकरवादी हो और वो जो है कन्वर्ट होकर के जो है जय श्री राम पे आ जाए। ये केवल भारत में इधर ही हो सकता है। अगर कोई स्ट्रांग अंबेडकरवादी अपने को कहता है तो सवाल ही नहीं उठता कि वो हिंदुत्व की शक्तियों के साथ में कभी बैठ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर तो नेता जिधर जाए उसी की बात सही होती है। तो फिलहाल यह है कि पार्टियों से आप बहुत ज्यादा सामाजिक जो चेतना की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो कैलकुलेशन कर रहे हैं जैसे सीट निकालनी है, और हमको उसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं है जब तक अगर एक जिसे बोलते हैं कि भाई बदलाव आना चाहिए, प्रदेश में भी आना चाहिए वहां तक। लेकिन सामाजिक न्याय के जो आंदोलनकारी लोग हैं वो हमेशा अपने मुद्दे को उठाते रहे। जैसे बाबा साहब की समझ में भी आया, पेरियार तो बहुत पहले से समझ चुके थे कि भाई राजनीति को प्रभावित करो बिना राजनीति में जाए हुए, और पेरियार ने वो काम किया। तमिलनाडु से बड़ा एग्जाम्पल कहीं है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस आरक्षण की हम बात करते हैं उसकी सबसे पहली वकालत और सबसे पहली जीत वो मद्रास प्रेसिडेंसी से हुई है 1920 से। तो हमको तो आरक्षण SC/ST का आरक्षण जो है वो आपको आजादी के बाद मिला है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पेरियार और उनकी पार्टी 1920 से जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में लाई थी। और तमिलनाडु अलग अकेला स्टेट है जहां अभी भी 69% रिजर्वेशन है। 50% की जो केंद्रीय लिमिट को क्रॉस करके वहां पर अभी भी आरक्षण है, और बहुत तमिलनाडु ने साबित किया है कि आरक्षण से कोई मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता, मेरिट बढ़ती है, उससे मेरिट का उससे लाभ होता है। तो तमिलनाडु का मॉडल तो इंडिया का एक प्राइम मॉडल है। अब तमिलनाडु चल गया तो भाई उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं करे? तो मतलब यही है कि हम लोगों को, रामजी भाई को भी और दुसाद जी को भी और सबको, सुनील जी को भी मेहनत करना पड़ेगा। हम अपना काम करते रहें और हम हमारे नेताओं के जो मुखपत्र ना बने, उनको समय समय पर जो है हमारा काम होना चाहिए टोकना, बताना कि भाई साहब हम तुम्हारे को जो है, अगर तुम भी समाज के खिलाफ या जनता के खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। तो ये होना चाहिए, क्योंकि जहां पर बुद्धिजीवी जो है अपने
सत्ताधारियों का जो है मुखपत्र बन जाते हैं, तो उस समाज का फिर दुर्गति हो जाती है। तो बौद्धिक लोगों को जो है अपने को रहना, और बौद्धिक व्यक्ति जो है वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता, तो चाहे कोई कितना बड़ा भी नेता हो और कितना बड़ा जो है वो सत्ता का धारी हो। तो इसलिए जो है इसमें जो है हमारे सामाजिक आंदोलनों का ज्यादा कर्तव्य है। अम्बेडकरी आंदोलन है, हरजत संघ जैसे आंदोलन है, इनको दोबारा खड़ा करना पड़ेगा, और यही आंदोलन जो है सत्ताधारियों पर नकेल रख सके और समाज में भी जा सके। क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सारा समाज बदल गया हो बहुत आसानी से, और अभी भी धर्म जो है सबसे कच्ची कड़ी है, इसमें सबसे कच्ची कड़ी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जितना जितना जो है ये स्थितियां गंभीर होती चली जाएंगी, वैसे वैसे जो है नकारात्मक कैंपेन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ेगा। धार्मिक जो पोलराइजेशन के प्रयास पूरे तरह से होंगे। हम सबको तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि ये अभी इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, और इसके लिए वो जितना भी साम दाम दंड भेद है वो पूरा करेंगे। तो इसके लिए बहुजन समाज और हम लोग तैयार रहने चाहिए, वैचारिकी के तौर पे लोगों को समझाने के लिए कि भाई आपके बेसिक मुद्दे हैं, किसान का सवाल है, रोजगार का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, इन सब सवालों पे हमको बोलना पड़ेगा, और तभी जो लोगों को समझाना भी पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि ऐसी बहसें लगातार हो और अच्छे से हो। आपने बहुत अच्छे से रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम तौर पर सुनील के पास जाना चाहता हूं कि कैसे इस पूरे विद्वेषपूर्ण माहौल में, जहां जोड़ तोड़ हो रहा है, तमाम सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल, युवाओं के सवाल, जो सबसे ज्यादा सफर करने वाला युवा जो है, पिछड़ी जाति का, दलित और अल्पसंख्यक युवाओं के ऊपर सबसे ज्यादा खतरे रहे। उनके रोजगार के सारे साधन छीन गए। जहां जहां वे जिन जिन रूपों में असंगठित क्षेत्रों में काम करते थे, सब के सब तहस नहस हो गए, और अब वो सड़क पर है। कैसे इस एजेंडे को तमाम सारी पार्टियों के चुनावी एजेंडे में एक जनता के असंतोष के तौर पर उसको शामिल करने की जरूरत बनानी चाहिए। सुनील इस विषय पर प्रकाश डालें और बात को कंक्लूज करें। जी, उस बात में थोड़ी सी बात छूट गई थी, उसको जोड़ते हुए इस बात को आगे ले जाएंगे। एक बात तो ये है कि चाहे सपा, बीएसपी, ये सबको जो है यूपी में कई बार सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी ने इतना काम किया है, खासकर जो है कि उसका सांस्कृतिक संगठन जो है उसने जो काम किया है इस समाज के ऊपर, उस तरह का कोई सांस्कृतिक एजेंडा लेकर के या कोई शैक्षणिक एजेंडा लेकर ये दोनों पार्टियां नहीं चल पाई। और सत्ता में रहते हुए भी इन लोगों ने खासकर सिलेबस को लेकर के पूरी एजुकेशन पॉलिसी में कोई एजेंडा इस तरीके का, मतलब विश्वविद्यालय स्थापित किया इन लोगों ने, महाविद्यालय स्थापित किया, लेकिन वो एजेंडा जो होना चाहिए शैक्षणिक तौर पे वो लागू नहीं हो पाया, जिसका फलस्वरूप ये रहा कि सामाजिक चेतना जो है जैसे सर एक बात कह रहे थे कि जो है कि एक पूरे वर्ग को, खासकर जो लोग सामाजिक न्याय की बात उठाते रहे हैं, उन पे खतरे कितने हैं, खासकर मतलब यूपी की बात कर लीजिए या अन्य जगहों पे। मैं एक चीज मानता हूं कि राजनीतिक समर्थन जो है कि जिनको पीछे से नहीं अगर मिलता है, 10-10 मुकदमे, 20 मुकदमे युवा झेल करके, और वो किस तरीके से झेल रहे हैं, और मैं इसका गवाह हूं कि अपनी बात बोलने को लेकर मुकदमे हुए हैं, और इन मुकदमों को कितना बुरी तरीके से झेला है, जो आप लोग इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे। और कई मेरे युवा साथी जो बेचारे जॉब में रहकर कई बार कुछ इस तरह सवाल उठा दिए मतलब जिनको निलंबित होना पड़ा, और उनकी लड़ाइयां हम लोग जाकर फिर लड़े कोर्ट से, किस तरीके से फिर वो आए। तो ये लड़ाई एक है कि सत्ता से टकराने के लिए जो बुद्धिजीवियों की जो लड़ाई है, वो बुद्धिजीवी अपनी बात कर रहा है, और लगातार सम्मेलनों में लगातार ये सारी चीजें बात हो रही है। इनका बेनिफिट जो मिला है इन्हीं लोगों को मिला है, चाहे वो सपा हो चाहे बीएसपी हो। जो बुद्धिजीवी करता रहा है, समाज में जो भी चेतना फैलाता रहा है, वो इनके एजेंडे के खिलाफ, आरएसएस एजेंडे के खिलाफ, बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ, या समाज को जागरूक करने के लिए कहीं न कहीं इनका फायदा इन पार्टियों ने उठाया है। लेकिन इन पार्टियों ने समाज को बदलने के लिए कोई एजेंडा इस तरीके से, एजुकेशनल तरीके से नहीं लेके आ पाई। ये मैं बार-बार कहता हूँ कि जब ये सत्ता में रहती हैं,
तो सलाहकार के रूप में वही लोग रहते हैं, वो सत्ता के केंद्र में हमेशा से रहे हैं और मतलब आगे भी अभी कुछ दिनों में देख रहा हूँ कि रहेंगे ही। और वैचारिक जो इनको खुराक है वहीं से मिलती रही है। खासकर जब सत्ता में आते हैं तो ये तो ज़रूर मतलब है इस तरीके से। मीडिया में भी बहुत सारे लोग जो है इनके बहुत नज़दीकी रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के महासचिव जो है उनकी किताब का जिस तरह लोकार्पण हुआ, जिसने किताब को छापा है और जो लोग मंच पर थे, ये सब लोगों ने देखा और जाना है, इसको फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ा फाँक है, ठीक है ना? सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है, आरक्षण का जो मुद्दा है, ये पार्टियाँ तभी इस बात को उठाती हैं जब ये नफ़ा-नुकसान देख लेती हैं कि इस मुद्दे को उठाने से मेरा क्या नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा। वहाँ पे ऐसा कोई सोशल जस्टिस का एजेंडा नहीं है कि जिसके लिए आँख बंद करके सोशल जस्टिस के एजेंडे या ओबीसी, एससी, एसटी के मुद्दे को लेकर या अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर के वो बोल सके। सबसे पहले इंच लेकर के उसको मापा जाता है कि हमारे वोट बैंक को कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, उसी के अनुसार हम आगे जो है कि जाएँगे इस मुद्दे को लेकर या अन्यथा इस पे चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे। तमाम लोग इस बात को उठाते रहेंगे, फिर भी नहीं इस बात को बोलेंगे। तो ये पार्टियों के साथ रहा है। तो जैसे सीधे-सीधे दिखता है, वैसा है नहीं मामला। क्योंकि आपको बता दूँ कि त्रिस्तरीय आरक्षण का आंदोलन जो है कि यूपी में चल रहा था और इलाहाबाद में जो तांडव था, उस तांडव के बीच हम लोग थे। किस तरीके से चीज़ें और यही समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में त्रिस्तरीय मतलब आरक्षण आंदोलन पे आंदोलनकारियों के ऊपर लाठियाँ जो है वो हुआ। इसके बाद कुछ लोग जो है जाकर के लखनऊ में मिले और मिलने के बाद उसको किस तरीके से उस पे पूरी पार्टी बैक मतलब हो गई, ये देखने वाली चीज़ें हैं। तो ये कहना बहुत आसान है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग ने जो किया है सोशल जस्टिस के मुद्दे पर, बुद्धिजीवी वर्ग को इन्हीं पार्टी के खास समर्थकों ने गाली तक दिया है कि ये लोग सोशल जस्टिस के एजेंडे पर पार्टी को लेके जाना चाहते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। मतलब कई-कई चुनावों में इसको हम लोग खुद भुगत वो होते हैं ना, सुनते रहे हैं, ठीक है? भोग ही रहे हैं इसके। और बहुत सारे ऐसे युवा जो सोशल जस्टिस के मुद्दे पे जिन पे मुकदमे हुए, वो राजनीतिक तौर पर जो इन पार्टियों से हटकर किसी अन्य पार्टी में चले गए, लेकिन इन पार्टियों के साथ नहीं खड़े हुए। इसका इतिहास है। तो ये तो एकदम छोड़ देना चाहिए कि ये पार्टियाँ सोशल जस्टिस के लिए खुल कर के और ये लड़ रही हैं। हाँ, इनके वोट बैंक पे अगर फ़र्क पड़ेगा, तो ये सोशल जस्टिस के मुद्दे पर स्टैंड करेंगी। अगर वोट बैंक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोशल जस्टिस किसी मुद्दे पर स्टैंड नहीं कर सकती हैं। ये लोग बाकायदे जो है कि ये तय होता है कि इस मुद्दे से, इस एजेंडे से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जिस तरह से बिहार के पॉलिटिशियन आज देख रहे हैं, जाति को लेकर के, जाति की गिनती को लेकर के जिस तरह से विपक्ष या पक्ष एक साथ जाकर के मिला पीएम से, तो नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि हमारा वोट बैंक क्या है और वो वोट बैंक किस तरीके से जो सोचता है। कितना भी नीतीश कुमार के साथ एक खास बात ये है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी जो है, वो बिहार में खासकर जो है सोशल जस्टिस को लेकर के जिस तरह से बात करें, तो सोशल जस्टिस को मानने और सुनने वालों को लेकर के अभी भी नीतीश कुमार के वो लोग साथ खड़े रहते हैं। अब इस बात को नीतीश कुमार जो है बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए लगातार वो जाति के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पर जो है बीजेपी के विरोध में भी जाकर के उन्होंने कई बार बोला है, उनके आए बीजेपी के साथ रहते हुए भी। तो लोगों को लगता है कि सरकार जाने वाली है, बीजेपी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि हमें जो है जाति के सवाल पर और आरक्षण के सवाल पर बोलना ही होगा, नहीं तो हमारा एक बेस वोट बैंक जो है वो मुझसे खिसक सकता है। तो कहीं न कहीं ये वोट का सवाल जो है कि मुख्य है। इन पार्टियों के जो है कि केंद्र में इस चीज़ जान लीजिए कि सोशल जस्टिस का एजेंडा तभी तक है, जब तक इनका वोट बैंक है। तमाम बौद्धिक लोग जो है जो चाहे वो इंस्टीट्यूशन को लेकर के विश्वविद्यालयों में जिस तरह से आरक्षण के सवाल को लेकर के, नौकरियों में आरक्षण के सवाल को लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक लोगों ने आंदोलन किया। उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट वहीं तक रहा, जब लगने लगा कि ये आंदोलन देशव्यापी हो गया है। खासकर आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में जो आरक्षण का मामला चल रहा था, उस मामले में आप देखेंगे रोस्टर का पूरा आंदोलन जो चला, तब जब युवाओं ने खासकर विश्वविद्यालयों के जब इस आंदोलन को सड़क से संसद तक जो है इस तरीके से लेकर के गए, लगा कि इस आंदोलन से हमको फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, तो पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया और संसद में भी लोगों ने आवाज उठाई और ये आंदोलन किस तरीके से सफल हुआ। तो कहीं न कहीं मैं एक ही मेरा इसमें वो है कहना कि ये पार्टियाँ
चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, जदयू, कोई भी पार्टी इस तरीके की राजनीति करने वाले, मंडल कमीशन के बाद मंडल को लेकर राजनीति वो होने वाले लोग हैं, जो भी हो, ये अपने वोट बैंक को पहले देखते हैं, अपने राजनीतिक उसको देखते हैं, इसके बाद ही सोशल जस्टिस सेकंड एजेंडा है इनका, कहाँ पर हमारा बेनिफिट है, कहाँ पर फायदा है। शेष एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो जातियों की बात है, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विद्याभूषण सर ने एक बात बहुत अच्छी कही, जो कि बहुत अच्छी है, कि हर जातियां अपने किसी न किसी नेता से चिपकी हुई हैं, और ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। यादवों के साथ ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू यादव और इनको दो, मतलब समाजवादी पार्टी और आरजेडी के उभार ने सिर्फ इतना किया कि इन लोगों ने खासकर मंडल आंदोलन के बाद जो है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो है मिल करके जिस तरीके से, और एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग ओवैसी को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, एक बात उनको समझ लें, और इसी के साथ उस बात को मैं टच करूंगा कि मुसलमान अगर इस देश का नहीं रहता, खासकर यूपी और बिहार में, तो दोनों पार्टियों की सरकार कभी नहीं वो होती बनती। जो लोग इस बात को समझते हैं वो जानते होंगे कि मुसलमानों की एक बड़ी भूमिका है, दोनों पार्टियों को सरकार में दो बार सरकार वो हुई, तो उसमें मुसलमानों की बड़ी भूमिका है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए अगर मुस्लिम समुदाय अपने अधिकार को लेकर के या राजनीतिक भागीदारी को लेकर के सवाल अगर उठाता है, तो कहीं न कहीं जो लोग मतलब उनके ऊपर आक्रामक हो लेते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी की माँग कहीं जो ऐसी माँग नहीं है कि वो फिजूल की माँग है। आप कभी सोच करके देखिए कि आप अगर आज जाति में अगर फीसदी के हिसाब से उनके अनुपात में अगर आप सीटों का बँटवारा कर रहे हैं, उनको उतना भाव दे रहे हैं, तो मुस्लिम आबादी का जिनको 12 से 13% आप वोट लेते रहे हैं, उनको उनके मतलब उसके अनुपात में आप कितना भाव दे पा रहे हैं, ये भी समझने की बात है। इसलिए मुस्लिम समुदाय अगर अपने अधिकार की बात कर रहा है या मतलब ओवैसी साहब के पीछे जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसे लोकतांत्रिक विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। और ओवैसी साहब के साथ मैं एक चीज़ बस ये कहता हूँ कि आप हर कौम को और हर समुदाय को ये अधिकार है कि आप अपनी राजनीतिक जो आपकी शुचिता है, जो स्पेस नहीं मिला है, राजनीतिक स्पेस, उसको तलाश करना चाहिए और अपने अधिकार और मुद्दे को जो कि हाशिए पर रहे हैं, उसको केंद्र में लाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बस केवल ध्यान रखना चाहिए कि इस लोकतांत्रिक स्पेस में आप धार्मिक जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें जो भी उपेक्षित समुदाय हैं, पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सारे उपेक्षित समुदायों को एक साथ लेकर के चलने की बात होनी चाहिए। धार्मिक चिन्हों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आरएसएस या बीजेपी या जो भी पार्टी अगर धार्मिक चिन्हों का अगर उपयोग करती है, ठीक है, उस पार्टी को कहीं न कहीं लोकतंत्र में ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप जो है सर्व समाज की बात कीजिए, और जो है कि इसके लिए इस बीच जो है कि आपको ये बहुत ही स्वागत योग्य चीज़ है कि वो छोटी जिन जातियों की संख्या बहुत कम थी, उनके मतलब उनके भागीदारी का भी सवाल आज उठा है, क्योंकि उनके भीतर से भी नेता उभर करके आए हैं। एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो जोड़ना था चीज़ें कि यादव बिरादरी भी, ठीक है, या कोई भी आज जो है कि बिरादरी, ये यादव बिरादरी ने ही अन्य लोगों को सिखाया है एक तरीके से कि आप अपने जाति के नेता के साथ इतना चिपक जाइए जिस तरह बिहार और यूपी में है, कि आप सत्ता आने के बाद या इस तरीके की आपके बयानबाजी से, आपकी वो चीज़ों से दूसरी जातियाँ आपसे दूर होने शुरू हो जाती हैं। उनके भीतर भी एक राजनीतिक चेतना है कि ये जातियों के अगर ये जातियाँ पॉलिटिकल तौर पे इतना स्ट्रांग हैं और ये सत्ता में कितनी बार रही, और इसके बाद बीजेपी ने या दूसरे लोगों ने अगर फैलाया कि लोगों ने दूसरी जातियों, खासकर ओबीसी जातियों का अधिकार छीन लिया या खुद मतलब हड़प लिया, तो उनके भीतर एक राजनीतिक चेतना इसी बहाने आई है। और ये लोकतंत्र में होना चाहिए, जातियों का जो अंतर्द्वंद है कि राजनीतिक चेतना, और उसके साथ जो है कि अपनी भागीदारी के सवाल हमेशा उठने चाहिए। जातिवाद जो है कि बिल्कुल जो है ठीक बात नहीं है, लेकिन राजनीति का जो है कि जातियों के भीतर अगर राजनीति की अगर बात हो, अगर राजनीतिक चेतना आए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। राजनीतिक चेतना जो है कि आनी चाहिए। ये मेरी कुछ बातें थी जिसमें एकदम साफ तरीके अंत मैं करूं कि कोई भी पार्टी, ठीक ना, कभी भी सोशल जस्टिस के एजेंडे को वहीं तक फॉलो करती है जहां तक उनके वोट बैंक का कोई नुकसान न हो। मिशनरी होकर के कोई भी जो है कि पार्टी ये उत्तर प्रदेश की राजनीति
नहीं कर सकती, नहीं कर रही है फिलहाल के दौर में। ये जो है कि मेरा मानना है। शुक्रिया। धन्यवाद सुनील और विद्या भाई। दुसाद जी कट गए हैं नेटवर्क की वजह से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक महत्वपूर्ण चर्चा आपने की और एक जरूरत जो है इस बात की कि पार्टियों के एजेंडे में जनता हो, और जनता नहीं है, दूसरी दूसरी चीजें आ रही हैं। नूरा कुश्ती जैसा पूरा मामला है और उसमें कुछ लोग, कुछ जातियां अपना नैरेटिव बनाकर अपने उल्लू सीधा कर रही हैं। ये चीजें हैं, इसके विरोध में हम सारे लोग बातचीत कर रहे हैं और ये हमारा उपक्रम इस बात को लेकर है कि जनता की आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 बहुत बहुत धन्यवाद।